ठीक है, so for those who were here in the previous class also, we would be continuing unit first. ठीक है, जो हमने जहाँ पे हमने छोड़ा था, we have learned about, I have also written कि हमने क्या क्या पढ़ा था जो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, because I had many queries last time, so I have few of the questions. First कि आपको मटेरियल कहाँ से मिलेगा, स्पेसिफिकली मेरी PDFs जहाँ से मैं आपको पढ़ा, उसके बाद you will get that link and I'll also try to publish it. ठीक है, मतलब ताकि तुम उसे देख सको. Basically it's a very short link, तो just keep a screenshot and share with your friends also. ठीक है, so in the previous class we learned about narratives, कि narratives क्या होते हैं, narration क्या होता है, दोनों में difference क्या है, styles of narratives कौन कौन से हैं, कौन कौन से genres हैं, कौन कौन से forms हैं. ठीक है, so basically what we did in the last class was that we learned that a narrative is a story. Obviously narrative मतलब एक story है जिसके अंदर बहुत सारे series of events होते हैं जो हमें लिखते हैं. अब वो किसी भी तरह present कर सकते हैं हम. ठीक है, we can present it in a letter form, we can present it in a short story form, we can present it in essays, किसी भी चीज में. ठीक है, और narration क्या होता है? Narration is बेसिकली द एक्ट ऑफ टेलिंग द स्टोरी. जो इंसान स्टोरी सुना रहा हो उसको हम नरेटर बोलते हैं, और वो नरेट कर रहा होता है तो वो नरेशन बन जाती है. बेसिकली द एक्ट ऑफ टेलिंग द स्टोरी. ठीक है, तो 3 पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ नरेशन हमने पढ़ी थी. फर्स्ट पर्सन नरेशन. ठीक है, यहाँ पे हमें बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है कैरेक्टर का वो अपना होता है, लाइक इट्स वेरी पर्सनल. ठीक है, तो ही द कैरेक्टर मोस्टली जो प्रोटैगनिस्ट होता है उस स्टोरी का, या प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है जो मेन कैरेक्टर होता है. ठीक है, ही इज टेलिंग द स्टोरी. ठीक है, एंड यू विल in the first person narrative you will notice a lot of like words like I, me, we. ठीक है, तो वो फर्स्ट पर्सन नरेटिव्स हो गए. सेकंड पर्सन नरेटिव के अंदर यहाँ पे जो ऑथर होता है वो नरेटर को यूजेस अ नरेटर टू स्पीक टू द रीडर. ठीक है, ऑथर नहीं बात कर रहा होता, वहां पे एक कैरेक्टर होगा स्टोरी बताता रहेगा एंड लिंक करता रहेगा. ठीक है, मेन कैरेक्टर नहीं होता नरेटर. ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे यू, योर्स ऐसे वाले बेसिकली वर्ड्स आएंगे विच इज द सेकंड पर्सन नरेटिव. एंड द थर्ड पर्सन नरेटिव जहाँ पे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि दो लोग बात कर रहे हैं और तीसरा इंसान मतलब उसे नरेट कर रहा है. एक्सटर्नल नरेटर होता है, उस सीरीज ऑफ इवेंट्स से बाहर है वो नरेटर. ठीक है, तो यहाँ पे वी विल नोटिस अ लॉट ऑफ ही, शी, इट, दे, ये वाले जो वर्ड्स होंगे वो थर्ड पर्सन नरेटिव के अंदर आते हैं. ठीक है, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में करी थी, बट आई एम जस्ट रीकैपिंग ताकि तुम्हें थोड़ा सा फ्लो में आ जाए हम भी. ठीक है, then we did types of narrative writings. ठीक है, ये types of narrative writing basically तुम्हारा पूरा English language through literature है. ठीक है, we will learn about fictions, non-fiction, poetry. हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे. ड्रामा. ठीक है, ये तो तुम्हारी यूनिट्स के एक यूनिट का बेसिकली टॉपिक है एक टाइप से. ठीक है, तो दीज आर नरेटिव राइटिंग. बेसिकली स्टोरी राइटिंग्स हम किस किस फॉर्म में करते हैं. वी कैन राइट अ फिक्शन. फिक्शन का मतलब होता है इट इज टोटली इमेजिनेटिव. ठीक है, वो तुम्हारी प्योर इमेजिनेशन से बनी होती है, एक राइटर के थॉट्स उसकी फीलिंग्स से बनी होती है. दैट इज फिक्शन. नॉन फिक्शन के अंदर रियल इंफॉर्मेशन होती है, इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी. एंड पोइट्री ऑब्वियसली वो फिक्शनल भी हो सकती है, नॉन फिक्शन भी हो सकती है. पोइट्री इज अ पार्ट ऑफ नरेटिव राइटिंग. एंड सिमिलरली ड्रामा, जो इसके अंदर मैंने लिखा नहीं है बट यस इट इज वन ऑफ योर यूनिट्स ऑल्सो, जो हम बाद में डिटेल के अंदर करेंगे. ठीक है, ओके. सो तुम्हारा फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द लाइफ नरेटिव्स. ठीक है, तो एज वी हैव ऑलरेडी लर्न कि लाइफ नरेटिव्स क्या होता है. इट्स अ पार्ट ऑफ नॉन फिक्शन नरेटिव्स. ठीक है, बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पढ़ रहे हो या जिसके ऊपर किसी ने स्टोरी लिख रखी है, इट गिव्स यू एक्सेस टू हिज स्टोरी, हिज लाइफ. ठीक है, एंड ऑब्वियसली इट इज not just a collection of events, specific events, stories का collection नहीं है, बल्कि it is a way to actually communicate with that individual's personal development. हम उससे inspire होते हैं, हम उनकी stories पढ़ते हैं and we can relate to it.
ठीक है, तो ये लाइफ नरेटिव्स होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वी गेट टू नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन दैट वाज, एंड मोस्टली लाइफ नरेटिव्स लाइक बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफिकल मेमोर्स, ये सारे के सारे हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं. अगेन रिमाइंडिंग यू कि अगर तुम्हें लास्ट क्लास के भी नोट्स चाहिए, आई विल बी अपलोडिंग आफ्टर ईच क्लास. मैं हर क्लास के बाद ये वाली फाइल्स जो है वो अपलोड कर दूंगी उस लिंक पे. सो प्लीज 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 उस लिंक को बेसिकली स्क्रीनशॉट ले लेना एंड जस्ट सर्कुलेट इट बिटवीन योर फ्रेंड्स. ओके, तो हमने बाकी सारे फॉर्म्स कर लिए थे, बट यस हमारे थोड़े से फॉर्म्स रह गए थे ऑफ लाइफ नरेटिव्स, जिसके अंदर लाइफ नरेटिव्स लिखे जा सकते हैं. ठीक है, वी कैन राइट इट इन आर्टिकल्स. आर्टिकल्स का बेसिकली मतलब होता है इट्स अ पीस ऑफ राइटिंग रिटन फॉर अ लार्ज ऑडियंस. ठीक है, आर्टिकल राइटिंग मतलब नॉट द ग्रामर वाला आर्टिकल, बट दिस इज लाइक आर्टिकल्स लिखना. ठीक है, तो आर्टिकल्स के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. इट कैन रिंग आउट योर, मतलब बेसिकली तुम्हें लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से वो आर्टिकल्स लिखने पड़ते हैं. ठीक है, मेन मोटिव जो होता है बिहाइंड एन आर्टिकल दैट इट इज आइदर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर और मैगजीन और अ जर्नल. ठीक है, इसी के अंदर बेसिकली पब्लिश होते हैं आर्टिकल्स मोस्टली. ठीक है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक जिसके ऊपर आप लिख रहे हो. ठीक है, सजेशंस, एडवाइजेस, कंक्लूजन्स, प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें. एंड कभी कभी आर्टिकल्स ये सारी चीजें हम आर्टिकल्स के अंदर लिखते हैं. ठीक है, जो हमारी जनरल होती है बेसिकली. ओके, सो फॉर्मेट क्या होता है आर्टिकल राइटिंग का? ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट जो होता है ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट विद अ टाइटल विद अ हेडिंग. ठीक है, जो तुम्हारी बहुत कैची हेडिंग होनी चाहिए बेसिकली. देन अंडर दैट हेडिंग यू विल राइट द राइटर्स नेम या अपना नाम. ठीक है, then you will give it 2 to 3 paragraphs and then you will conclude the article with your opinion, your recommendation, or what do you basically feel about that particular topic. ठीक है, so basically अब हमें आर्टिकल राइटिंग वैसे बहुत इजी होती है. ठीक है, तुमने 12th तक भी अगर मतलब इफ यू हैव लर्नड मतलब एंड इफ ऑब्वियसली अगर 12th तक इंग्लिश है, सो यू मस्ट हैव गॉन थ्रू एंड यू मस्ट हैव रिटन मेनी आर्टिकल्स. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एम क्या है कि हम तुम्हें यहाँ पे आर्टिकल्स क्यों पढ़ा रहे हैं. ठीक है, बिकॉज यू अब बेसिकली तुम 12th लेवल के आर्टिकल्स नहीं लिख सकते. यू हैव टू बी अ लिटिल बेटर इन दीज थिंग्स. ठीक है, तुम ऐसे जैसे आर्टिकल्स नहीं लिख सकते. तो माई एम इज टू एक्चुअली गिव यू द नॉलेज दैट देयर इज डिफरेंस बिटवीन एवरीथिंग. ठीक है, जितने भी नरेटिव्स, जितनी भी तरीके से हम स्टोरीज लिख सकते हैं, लाइफ नरेटिव लिख सकते हैं, उन सारी चीजों में कुछ ना कुछ एक एक पॉइंट का ही सही बट कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, कुछ ना कुछ अलग होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आर्टिकल और वन इज कॉल्ड एसे. ठीक है, मोस्टली बच्चों को इसी के अंदर कंफ्यूजन आती है कि आर्टिकल और एसे के अंदर क्या डिफरेंस है. विल गेट बैक ऑन दैट. ठीक है, सो ठीक है, सो आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट बेसिकली फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड योर टॉपिक. ठीक है, बहुत टॉपिक बहुत कैची होना चाहिए. अगर तुम किसी भी करंट अफेयर के ऊपर लिख रहे हो तो you will look at the target audience, you will find out the objective, that why are you actually writing that particular article. You will collect and select. Collect and select is a very important step राइटिंग एनीथिंग. बेसिकली कलेक्ट एंड सेलेक्ट का मतलब होता है तुम बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो एंड देन उसमें से जो इम्पोर्टेंट, जो सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है वो सेलेक्ट करो. ठीक है, जब तक तुम वास्ट एरिया के अंदर जाके रिसर्च नहीं करोगे तब तक तुम्हें अपने टॉपिक के बारे में कुछ नहीं मिलेगा. समझ आया? तो तभी हम बेसिकली आर्टिकल लिख सकते हैं बाय कलेक्टिंग एंड सेलेक्टिंग. वी हैव टू गैदर as much information as possible. हर एक बेसिकली कॉर्नर्स के अंदर जा जाके हमें वो उस टॉपिक से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन ढूंढनी पड़ेगी एंड देन वी विल सेलेक्ट द मोस्ट रेलेवेंट. ठीक है, देन वी विल ऑर्गेनाइज. जो भी हमने सब कुछ रिसर्च किया, सेलेक्ट किया है, उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे इन अ वेरी लॉजिकल वे. मतलब बेसिकली सीरीज के अंदर कि हाँ ठीक है, पहले हम ये लिख सकते हैं, फिर ये लिख सकते हैं. एक स्ट्रक्चर बनाना है उस आर्टिकल का. ठीक है, एंड जब वो सारे के सारे हो चुके होंगे देन वी विल स्टार्ट राइटिंग एन आर्टिकल. ठीक है, विद प्रॉपर ग्रामर, स्पेलिंग्स चेक करनी है, पंक्चुएशंस होनी चाहिए, वोकैबुलरी स्किल्स होनी चाहिए. नाउ यू हैव टू डेवलप योर वोकैबुलरी स्किल्स आल्सो.
in order to write an article, ठीक है. And obviously introduction and topic जो है वो बहुत ही catchy, बहुत interesting और short होना चाहिए, ठीक है. And describe करना है तुम्हें. The last point, discuss the opinion and the matter in an organized and descriptive manner, ठीक है. तो तुम्हें उस particular problem जिसके ऊपर भी तुम लिख रहे हो, जिस भी इशू पे तुम लिख रहे हो, उसके अंदर यू हैव टू राइट इट डिस्क्रिप्टिवली, ठीक है. तो डिस्क्रिप्शंस होनी जरूरी है उसके अंदर, ठीक है. देन वी कम टू एसे. अब या कोई शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं, वैसा ही ऐसे होता है, ठीक है. बट मोस्टली अब डिफरेंस क्या आ जाता है कि आर्टिकल के अंदर वी राइट अबाउट पर्टिकुलर इश्यूज, ठीक है, जो सोशल इश्यूज इनफैक्ट, ठीक है. मतलब किसी भी चीज के ऊपर हम आर्टिकल लिख सकते हैं, किसी भी चीज पे. लेकिन एसेज मोस्टली हम पॉलिटिकल मैनिफेस्टोज या आर्ग्यूमेंट्स या डेली लाइफ, इन सब चीजों के ऊपर ही लिखते हैं, ठीक है. एक पर्टिकुलर फॉर्मेट जो होता है एसे का, वो यही होता है कि हम फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर 3 पैराग्राफ्स में उस टॉपिक को ब्रेक करते हैं और फिर 5th पैराग्राफ के अंदर हम कंक्लूजन लिखते हैं, ठीक है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इंट्रोडक्शन के अंदर और ये वाले जो स्टेप्स हैं एक्चुअली, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड द कंक्लूजन, ये आपके आर्टिकल के अंदर भी हेल्प आउट करेंगे, आपके एसे के अंदर भी हेल्प आउट करेंगे, व्हाटएवर यू राइट बेसिकली. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम इसके अंदर क्या क्या लिखोगे और कैसे लिखोगे, ठीक है. तो यू स्टार्ट राइटिंग द इंट्रोडक्शन, ठीक है. प्रिंसिपल पर्पस ऑफ द इंट्रोडक्शन इज टू प्रेजेंट योर पोजीशन, कि तुम्हें बेसिकली अपनी पोजीशन बतानी है कि जिस भी इशू के बारे में तुम लोग बात कर रहे हो, where do you stand in for that issue, ठीक है. क्या तुम्हें उस इशू के अंदर प्रॉब्लम दे रहा है, तो तुम इंट्रोड्यूस करते हो उस टॉपिक को, ठीक है. उस टॉपिक के बारे में तुम जनरल इंट्रोडक्शन देते हो कि हाँ ठीक है, इफ यू आर राइटिंग अबाउट पॉल्यूशन, तो ठीक है, पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, बहुत ही सारे ईयर्स से बेसिकली हर एक कंट्री इससे बेसिक टैकल कर रही है. तो एक जनरल इंट्रोडक्शन दोगे अबाउट द टॉपिक, ठीक है. देन तुम बॉडी पैराग्राफ्स में बांटोगे, ठीक है. तुम अपना पर्पस बताओगे उसके अंदर फॉर राइटिंग द पर्टिकुलर एसे और पर्टिकुलर आर्टिकल, ठीक है. अपने आर्ग्यूमेंट्स रखोगे कि हाँ ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों हो रही है, तुम उसके अंदर प्रूफ्स लेकर आओगे, तुम उसके अंदर एग्जांपल्स दोगे, सिग्निफिकेंट एग्जांपल्स दोगे. अगर तुम किसी पॉइंट के ऊपर आर्ग्यू करते हो तो तुम्हें उसको सपोर्ट भी करना है उस आर्ग्यूमेंट को, तो वो तुम बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर करते हो, जो जिसको तुम 3 पैराग्राफ्स में बांटते हो, ठीक है. एंड देन तुम कंक्लूड करते हो. कंक्लूजन के अंदर अब 2 तरीके से होता है, आइदर यू समराइज व्हाटएवर यू हैव सेड इन द प्रीवियस पैराग्राफ्स, ठीक है. या तो तुम उसे समराइज करो या तुम अपना एक सॉल्यूशन दो उस कंक्लूजन में. समराइज करके उसको बेसिकली एक सॉल्यूशन दो कि ठीक है, हमने ये चीजें देखी एज डिस्कस्ड अबव, बेसिकली कि हमने ये चीजें देखी हैं, एंड देन वी कैन से कि ठीक है, हम ये मेजर्स लेने चाहिए टू प्रिवेंट पॉल्यूशन. समझा? तो दैट इज हाउ यू राइट अ कंक्लूजन, ठीक है. You open it and basically in the end या as discussed above, इन सारी लाइन्स से ही conclusion start होता है, जो कि important है, ठीक है. So this is a very small like one slide के अंदर ही तीनों की तीनों चीजें कि तुम्हें क्या क्या उसके अंदर समझाना है चीजों इंट्रोडक्शन के अंदर एंड बाकी सारे पैराग्राफ्स में. हर पैराग्राफ में क्या क्या होना चाहिए. इंट्रोडक्शन तुम्हारी बहुत ही अटेंशन ग्रैबिंग होनी चाहिए, ठीक है. इट इज योर थीसिस स्टेटमेंट, इट इज योर आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट, ठीक है. Okay, then you have to write the first body, जहाँ पे तुम उसे सब टॉपिक या उसके बारे में, मतलब उसके बारे में और ज्यादा डिटेल के अंदर बताओगे. You would bring in the supporting details, you will bring in the examples, you will explain, ठीक है, to basically prove your particular theory कि हाँ pollution rise पे है, ठीक है. Then second topic के अंदर फिर तुम उसको फिर से supporting details लेकर आओगे, basically पूरी तरीके से डिस्कस करना है in the 3 paragraphs, and then in the concluding paragraphs you will तो पॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ फायर क्रैकर्स या फिर गाड़ियों से नहीं फैलता, और कौन कौन से तरीके का पॉल्यूशन होता है. तो दैट इज व्हाट यू आर डूइंग. वो डिपेंड करता है कि तुम किस चीज के ऊपर लिख रहे हो, ठीक है.
So, article versus essay. This is a very short way to explain the difference between article and essay. Okay, article is basically a piece of writing that is included with others in newspapers or in publications. ठीक है, mostly newspapers, magazines, journals. इन सब में हमें article मिलता है. On the other hand, essay is quite short than the article. ठीक है, और वो भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर ही लिख सकते हैं हम, उसके अंदर इधर उधर नहीं जा सकते. आर्टिकल्स के अंदर हम वास्ट एरिया के अंदर बेसिकली रिसर्च कर सकते हैं. ठीक है, आर्टिकल इज रिटन टू इन्फॉर्म द रीडर्स अबाउट सम कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, and on the other hand, essay is generally written as a response to a question or a proposition. ठीक है, एक basically question कि हाँ ठीक है, क्या pollution इतना बढ़ रहा है, तो तुम उसके ऊपर essay लिख सकते हो. ठीक है, on the other hand, अगर तुम article, अगर एक pollution के ऊपर, rise in pollution के ऊपर एक article लिखोगे, तो तुम उसके अंदर vast study करोगे और ज्यादा दूर जाओगे. ठीक है, वो particular subject के ऊपर नहीं होएगा, तो फिर उसके अंदर as I said कि उस pollution के अंदर सिर्फ तुम air pollution नहीं, you can bring in water pollution, you can bring in noise pollution, वो सारी चीजें हम आर्टिकल के अंदर ला सकते हैं. ठीक है, so article follows a heading, subheading format. On the other hand, essays are written under headings. ठीक है, they are not written under headings and subheadings. तुम ऐसे के अंदर बस सीधा शुरू कर सकते हो लिखना. ठीक है, okay, articles do not require citations. ठीक है, बल्कि essays जो है वो तुम्हारे citations reference मांगते हैं. citations and references क्या होते हैं? when you write must be aware of this term bibliography. ठीक है, bibliography के अलावा there are citations and references which are similar to that. तुम cite करते हो कि तुमने अपना source कहाँ से लिया है, तुमने कहाँ से references लिए हैं. ठीक है, और तुम essay के end में उसे लिखते हो हमेशा. ठीक है, okay. So this is a general difference between article and essay. ठीक है, then we come to daily and weekly journals. ठीक है, बेसिकली एक जर्नल जो हमने लास्ट टाइम बात करी थी जर्नल्स एंड डायरी की, दैट वाज फ्रॉम अ स्टेशनरी पॉइंट ऑफ व्यू कि हम जर्नल्स एंड डायरीज कैसे लिखते हैं. तो दीज आर थ्री डिफरेंट definitions of journal. Actually, journal को basically it is just another name of a magazine. ठीक है, journals mostly हम academic life के अंदर use करते हैं. ठीक है, कि और ये particular subjects के ऊपर होती है. जैसे कोई science की journal हो गई, जिसने science की अगर कोई journals होती हैं अलग अलग, तो वो सिर्फ और सिर्फ science से related ही essays या papers उसके अंदर print करते हैं, publish करते हैं. online journals का नाम सुना होगा अगर तुमने तो. ठीक है, then there is a journal which is daily and weekly newspaper. That is basically your magazines जो daily आती हैं या week पे एक बार आती हैं. ठीक है, that is also a journal. ठीक है, okay. And again, a journal is an account in which you write your daily activities, जो हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था, जहाँ पे हम अपनी daily activities basically लिखते हैं, वो journal होती है. ठीक है, and how is it different from a diary जिसके अंदर हम अपनी एक एक स्टेप तो नहीं लिख पाते ऑब्वियसली, लेकिन इन अ समराइज वे हम उसके अंदर इमोशंस भी डाल देते हैं. ठीक है, सो अ जर्नल, हम यहाँ पे जो जर्नल की बात कर रहे हैं विच इज अ मैगजीन. ठीक है, इट कैन बी डेली, इट कैन बी वीकली, इट कैन बी क्वार्टरली. ठीक है, कई मैगजीन्स आती हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ रीडर डाइजेस्ट. ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ जर्नल. ठीक है, वो वीकली मैगजीन्स, डेली मैगजीन, इन सबको हम जर्नल वाले टर्म के अंदर बेसिकली लिखते हैं. ठीक है, CV, resume and SOP which is relevant for your academic basically your academic purposes. ठीक है, जो तुम academically तुम्हें पता होना चाहिए कि एक CV, एक resume या एक SOP जिसको हम बोलते हैं statement of purpose, वो कैसे लिखते हैं और उसमें differences क्या क्या होते हैं. ठीक है, और ये चीज तुम्हें हर बारी पढ़ाई जाती है, बट इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू राइट इन अ पर्टिकुलर वे. ठीक है, सो बेसिकली सीवी और रिज्यूमे, सम ऑफ यू मस्ट बी अवेयर कि सीवी और रिज्यूमे तो सेम ही चीज होती है, बट नो, दे आर नॉट एट ऑल सेम. ठीक है, तो रिज्यूमे बेसिकली, रिज्यूमे जो होता है वो मोस्टली एक 1 पेज समरी होती है. ठीक है, इट इज अ 1 पेज समरी जिसके अंदर हम 1 से 2 पेज तक ज्यादा से ज्यादा हम रेज्यूमे को डाल सकते हैं, जहाँ पे हम अपने वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जहाँ पे हम अपने बैकग्राउंड की बात करते हैं, इन द सेंस प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं. ठीक है, और वी गिव पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन relevant to the job we are applying for.
ठीक है. एंड सीवी ऑन द अदर हैंड, ठीक है, इट इज अ वेरी लॉन्ग अकेडमिक डायरी. तुम उसके अंदर अपने अकेडमिक्स से लेके अपने सारे एक्सपीरियंसेस, पब्लिकेशंस, इन सब के बारे में लिखते हो. दैट इज अ सीवी, और विच वी कॉल करिकुलम वाइटे. ठीक है. So the main difference between resume is about 1 page, maximum 2 pages, whereas CV can be longer. ठीक है, क्योंकि उसके अंदर तुम सब कुछ लिख रहे हो. ठीक है. And a resume is used for job hunting in all industries, and a CV is used for jobs and admissions in academia. जब तुम अपना CV देते हो उन्हें. ठीक है. And finally, the resume is tailored to a specific job you are applying to, and a CV is a more comprehensive overview over your whole life basically. ठीक है. So this is the main difference. जो मैं तुम्हारे लिए layouts भी लिखे हैं, that what are the main layouts जो तुम्हारे लिए helpful करेंगे कि ठीक है क्या main difference है between CV and resume. ठीक है. So as you can see that CV is matched to a specific job advertisement. ठीक है. तुम research interest के लिए लिख रहे हो तो अपने research interest तुम mention करोगे उसके अंदर. You will mention your education, then mention your professional experiences, your researches, your publications, citation, basically सारी की सारी. ठीक है. And your awards, your affiliations, तुम किस किस के साथ affiliated हो, वो सब कुछ तुम CV के अंदर डालोगे. तुम अपना पूरा educational background दोगे, PhD, MA, BA, कहाँ से basically तुमने अपनी 12th करी है, 10th करी है, वो सब कुछ अपने education के अंदर डालोगे. तुम अपने professional experience के साथ साथ उसको job specific थोड़ा सा and so must have sections to include in a CV is your contact information. You have to show that objective जो हमेशा हम अपने CV के ऊपर लिखते हैं, that what is your objective जो तुम्हें सबसे ज्यादा basically जिससे उस employer को तुम्हारे बारे में पता चले. ठीक है. Then the work experience, skills, educations. ठीक है. Because the first thing which a recruiter basically notices is your CV layout. तो हमारा layout क्या होता है, तो सब कुछ बहुत ही easy होना चाहिए, मतलब इतना hodge podge नहीं होना चाहिए उसके अंदर. Colors and fonts अगर तुम use करो तो वो basically consistent रखो. consistent का मतलब होता है same रखने, इतने ज्यादा colors नहीं डालने, बहुत ही soothing से colors. ठीक है. and सारी information बहुत well organized होनी चाहिए, हर एक topic के अंदर होनी चाहिए. जैसे इसने लिखा है research interest, तो research interest के अंदर research interest ही है कि yeah she is interested or he or she is interested in the particular interest, particular topics. ठीक है. then the educational background, professional experience, तो ये headings हमें डालनी होती हैं CV के अंदर. ठीक है. resume which is more job oriented, तो उसके अंदर हम अपना career object, उसके अंदर अपनी एजुकेशन नॉर्मल जो शुरू में अभी जो हमने बेसिकली खत्म करी है वो सारी अपनी एजुकेशन लिखते हैं. रिलेटेड एक्सपीरियंस लिखते हैं. ठीक है. विच इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी राइट इन सीवी, बट यस यहाँ पे हम रिलेटेड एक्सपीरियंस लिखते हैं रिलेटेड टू द जॉब वी आर अप्लाइंग फॉर. ठीक है. देन वी राइट आवर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस कि हमने कहाँ कहाँ पे काम किया है. ठीक है. तो हम ये अदर एक्सपीरियंसेस एंड वॉलंटियरिंग वर्क, इंटर्नशिप्स, ये सारी चीजें हम रिज्यूमे के अंदर लिखते हैं. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर इनफ एक्चुअली. बेसिकली तुमसे तब मांगी जाती है व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ यूनिवर्सिटी. जब तुम आगे अपनी फर्दर स्टडीज के अंदर जाओगे, नॉट इन द ग्रेजुएशन पार्ट, बट यस अगर तुम फर्दर स्टडीज के अंदर जाते हो या अगर तुम बाहर की यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो दे आस्क यू टू राइट अ पर्सनल स्टेटमेंट. ठीक है. तो एक एडमिशन और एप्लीकेशन ऐसे होता है बेसिकली ये, जिसको हम पर्सनल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहते हैं. वो ऐसे फॉर्मेट में ही लिखा होता है, एक स्टेटमेंट के फॉर्मेट में, जहाँ पे तुम अपना पर्सपेक्टिव बताते हो एज अ स्टूडेंट. यू आर अप्लाइंग टू अ पर्टिकुलर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और पर्टिकुलर प्रोग्राम, तो तुम उसके अंदर अपना पर्सपेक्टिव बताते हो दैट व्हाई आर यू अप्लाइंग दैट. ठीक है. कि तुम क्यों अप्लाई कर रहे हो एंड व्हाट आर योर इंटरेस्ट. बेसिकली तुम अपने बारे में बताते हो. सीवी और रिज्यूमे तुम उन्हें नहीं भेजते, तुम उन्हें एक पर्सनल स्टेटमेंट भेजते हो इन अ एसे फॉर्म एंड इट इज वेरी ओपन एंडेड.
ठीक है, तो लास्ट इसका इस वाली स्लाइड के अंदर जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस शुड कन्विंस रीडर्स, इट शुड कन्विंस द पर्सन यू आर सेंडिंग इट टू, the faculty on the selection committee, that you have solid achievements behind you that show promise for your success in graduate studies or in postgraduate studies or in a particular professional studies, ठीक है, कि तुम उनके लिए हेल्पफुल होगे बेसिकली, ठीक है। तो तुम वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर लिखते हो। तो कैसे लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस? फर्स्ट, इन द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तुम अपने इंटरेस्ट बताते हो, तुम अपनी मोटिवेशंस बताते हो, ठीक है, तुम बताते हो कि तुम किस किस चीज में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, एंड यू ऑल्सो मेंशन दैट तुम क्यों इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर पार्ट लेना चाहते हो या एडमिशन लेना चाहते हो, या क्यों तुम इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के मतलब शॉर्ट और टू द पॉइंट होता है ये, ठीक है, मतलब इतना ज्यादा हमें लाइक ऑटोबायोग्राफी नहीं बतानी अपनी कि हाँ हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। इट इज वेरी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट कि ठीक है, these are my interest and this is why and I have done these things and I have been indulged in all the volunteering work, that's why I am applying for MA in social work for example, ठीक है, कि तुमने बहुत सारा पुराने मतलब पिछले अपने ग्रेजुएशन टाइम्स के अंदर बहुत सारी वॉलंटियरिंग वर्क किया है, यू आर पार्ट ऑफ एनसीसी, ठीक है, ये सारी चीजें, एंड दैट्स व्हाई यू आर अप्लाइंग फॉर एमए इन सोशल वर्क। ओके, सो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरफ तुम बेसिकली क्यों इतना ज्यादा जा रहे हो, दैट इज व्हाट यू हैव टू एक्सप्लेन एंड वेरी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। तुम्हें उसके अंदर कहानी नहीं बनानी है पूरी पूरी, दिस इज नॉट अ स्टोरी, यू हैव टू राइट अ वेरी क्रिस्प basically statement of purpose, ठीक है। Then you summarize your undergraduate and previous graduate career, you मतलब the researches you conducted, you indicate मतलब basically तुम उन्हें बताते हो कि किन किन projects पे तुमने काम किया, how responsible you are, if you have leadership qualities तो क्यों है वो leadership qualities, ठीक है। तो basically तुम्हें यहाँ पे अपने प्रोफेसर्स के बारे में लिखना है, ठीक है, एंड ऑब्वियसली व्हेन यू राइट अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वो एक ही बारी में नहीं होते, उसके बहुत सारे ड्राफ्ट्स बनते हैं, ठीक है। अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं इन सेकंड पार्ट। देन यू डिस्कस योर रेलेवेंस विद योर रीसेंट एंड करंट एक्टिविटीज, कि तुम इस टाइम क्या कर रहे हो, तुमने पहले जो करा था ठीक है, तुमने बहुत सारा वॉलंटियरिंग वर्क किया, बट व्हाट आर यू डूइंग करंटली, ठीक है। तो वो सारी चीजें तुम नेक्स्ट पार्ट के अंदर लिखते हो, नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर लिखते हो एक टाइप से। एंड देन इन पार्ट 4 यू इलेबोरेट योर एकेडमिक इंटरेस्ट, कि क्या फ्यूचर है तुम्हारा, व्हाट विल यू डू आफ्टर एमए इन सोशल वर्क, ठीक है। यहाँ पे तुम सब्जेक्ट, ठीक है, या इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर तुम क्यों रिसर्च करना चाहते हो, दैट इज योर एसओपी। यू इंडिकेट दैट जो तुम्हारा इंटरेस्ट है जिस आइडिया की तरफ या जिस टॉपिक की तरफ, वो कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तुम एड्रेस करते हो, क्वेश्चंस करते हो उसके अंदर कि हाँ ठीक है, दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम उसके अंदर रिसर्च करना चाहते हैं, हम उसके ऊपर पढ़ना चाहते हैं, या हम उस चीज के बारे में और ज्यादा सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू राइट एन एसओपी, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। एंड तो यहाँ पे हमारे लाइफ नरेटिव्स के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स जो है वो खत्म होते हैं, ठीक है। अब मैंने लास्ट क्लास के अंदर तुम्हारी दो वर्क्स भी किए थे जो तुम्हारे बेसिकली सजेस्टेड रीडिंग्स हैं, ठीक है। सजेस्टेड रीडिंग्स हमने दो करी थी, कमला दास का ऑटोबायोग्राफी किया था, ठीक है, एंड देन वी आल्सो डिड वन आर्टिकल और जर्नलिज्म वाला डॉक्यूमेंट्री जर्नलिज्म आर्टिकल, ठीक है, ऑन द रेड लाइट एरिया जो लिखा था उसने, ठीक है, यस। तो अब तुम्हारे जो दो बाकी बचे हैं, ठीक है, suggested readings, which is Kishale Bhattacharya ka Back to Where I Never Belonged, ठीक है, and next is Steve Jobs, this is the name of the this is the name of the biography, sorry, हाँ biography का नाम है by Walter Isaacson, very famous biography। तो इसके मतलब पूरी biography नहीं है obviously, इसके सिर्फ तुम्हारे छोटे छोटे parts हैं, ठीक है, and this particular article Back to Where I Never Belonged, ठीक है। So Kishali Bhattacharya ji is an Indian, मतलब he is currently actually
senior journalist, he is a columnist, he is an author. ठीक है, he has written many books. उसकी जो famous books है, which is चाय ए पारना बाजार and Blood on My Hands and Unfinished Revolution, ये सारी चीजें उन्होंने लिखी हैं basically. तो Back to Where I Never Belonged is about his past. ठीक है, कि how he spent his childhood and his youth in Shillong. ठीक है, वो शिलोंग के अंदर बेसिकली बड़ा हुआ है एंड वहां से फिर उसकी जो ट्रबल्ड हिस्ट्री है. अब नाउ वी नो दैट इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया डू नॉट गो वेरी वेल बिकॉज ऑफ द ट्रबल्ड हिस्ट्री. यहाँ पे बहुत ज्यादा रेशियल प्रेजुडिस है. ठीक है, which everyone of us are aware of. ठीक है, and which is very wrong basically. तो this racial prejudice against people from northeast areas, ठीक है, in the major cities specifically, and how because of those racial prejudices they find it very difficult to find accommodations and the intolerance, the unfamiliar culture, they do not feel home here basically. So यहाँ पे क्या होता है, Kishalya Bhattacharya, he has spent his childhood and youth in Shillong, ठीक है, and during that troubled period of its history, जब partition वगैरह हो रहे थे, तो यहाँ पे back to where I never belonged, यहाँ पे he has documented this particular event जब वो शिलोंग वापस जाता है. ठीक है, and that is why he says back to where I never belong. जब वो बड़ा हो जाता है and उसके बाद he revisits Shillong, ठीक है, and he says I'm going back to where I never belonged. He never belonged there basically. He used to feel that he never belonged there because of his personal pain. ठीक है, and उसके फिर वहां पे वो जाके क्या क्या पूरी की पूरी थी. But yes, यहाँ पे returning back to Shillong, it brings back very unpleasant memories to him. But now as he is a journalist, he is able to see the larger picture. और वो larger picture क्या है? This racial prejudice जो north eastern लोग बहुत time से basically झेल रहे हैं, tolerate कर रहे हैं. ठीक है, this discrimination, this hostility basically, तो वो कैसे basically उसे उन सारी चीजों की realization होती है when he visits back to Shillong, which is the article Back to Where I Never Belonged. ठीक है, you have to read the summary, you have to read the article if you want. Okay, I will be uploading your text also on the link, access link के अंदर. ठीक है, अभी मैं बस we will be coming back to that. तो यहाँ पे वो शिलोंग बहुत पहले छोड़ चुका होता है. ठीक है, he returns after 15 years. He is a journalist. ठीक है, and he also shares why he never felt like home. मतलब जब उसने अपना चाइल्डहुड पूरा वहाँ पे बिताया है, but how he never feels like home there. ठीक है, क्योंकि because of his childhood, ठीक है, because of his childhood, उसकी anxieties, जब वो वापस वहाँ पे पहुँचता है तो he is talking about his anxieties, his fears. ठीक है, कि कैसे he was once chased by the tribal boys. ठीक है, and उसका childhood इतना ज़्यादा happily नहीं गुजरा था basically. That's why he says I'm going back to where I never belonged. I was never the part of that particular state. ठीक है, but he soon realizes जब वो वहाँ पे जाके देखता है, and because he has now more information, he realizes that this resentment जो बहुत time it is grappling with more serious problems, and he's talking about the racial prejudices, the discrimination. ठीक है, and he also point out towards one very important thing, that because there was this racial discrimination against the northeastern people, that is why when the people or the tourists go to the northeast areas, they also feel very away, क्योंकि वो वाइस वर्सा वाला इफेक्ट हो जाता है कि ठीक है तुम हमें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे तो हम तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे. समझ आया? तो वो चीज के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है भट्टाचार्य. Okay, I hope the text is quite clear. मैं सिर्फ तुम्हें overviews दे रही हूँ text के, so that you can relate to it. ठीक है, then there is Steve Jobs by Walter Isaacson, and it is a self-titled biography, and it is an authorized self-titled biography. In the sense, authorized word इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है that because Steve Jobs जो है उसने
बोला था, he requested Walter Isaacson to write a biography on his life, ठीक है। तो उसके जो वॉल्टर आइक्सन है उसने बहुत सारे इंटरव्यूज कंडक्ट करे एंड वो सारे इंटरव्यूज आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर बुक स्टीव जॉब्स, ठीक है। तुम्हारे जो सिलेबस के अंदर है दैट इज नॉट द होल बुक, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग बायोग्राफी, बट तुम्हारे में सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 4 है विच इज अटारी एंड इंडिया, जेन एंड द आर्ट ऑफ गेम डिजाइन, जहाँ पे वॉल्टर आइक्सन बताता है हाउ स्टीव जॉब्स, बिकॉज मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली उसकी बायोग्राफी के अंदर है कि हाउ ही अचीव्ड ऑल दोज थिंग्स, प्लस his struggles, chapter number 4 के अंदर उसकी struggles के बारे में है, उसकी लाइफ एंड उसका इनर काम। बात करता है इस चैप्टर नंबर 4 के अंदर दैट हाउ उसकी जो क्वेस्ट है, ठीक है, टू pursued this Zen Buddhism वाला जो पूरा religion है, it led him to India and at that time he was just 19 years old, ठीक है, and because of which and this particular expedition to India basically in search of Zen Buddhism, ठीक है, वहाँ पे उधर तक पहुँचने के लिए it left a very lasting influence on Steve Jobs, which in in future affected, because of which basically he was very famous, ठीक है, he got very famous and he had a particular mindset, मतलब उसका mindset उस चीज से change हुआ था because he practiced Zen Buddhism, ठीक है। So वो चैप्टर नंबर 4 के अंदर तुम इन सारी चीजों के बारे में पढ़ोगे। आई हैव आल्सो अपलोडेड द होल बायोग्राफी ऑफ स्टीव जॉब्स, तो तुम लोग उसे देख सकते हो, उसका चैप्टर नंबर 4 इनफैक्ट पढ़ सकते हो इफ यू वांट टू। अगर तुम्हें समरी पढ़नी है तो तुम्हारे जो अपलोडेड मटेरियल है उसके अंदर इनकी समरीज लिखी हुई है इन शॉर्ट, ठीक है, यू कैन access any one of them, it is very easy, ठीक है। And then going to the access basically code, please take the screenshot of it. I guess I'll give you a minute, ठीक है, take a screenshot and I'll also just publish it जब तुम क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर भी आएंगे। एंड अगर यूनिट 1 से कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन स्टार्ट टाइपिंग इन योर क्वेश्चंस so that we can discuss it, क्योंकि पिछली क्लास में थोड़ा सा टाइम बेसिकली चला गया था, मतलब it was ended abruptly I guess, so अब हम थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे देते हैं for the question answer session, we have time, तो जो स्क्रीनशॉट है तुम्हें इसके अंदर सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, यू कैन डाउनलोड इट एंड प्लीज डाउनलोड ऑल द ओपन फॉर अ वीक, लेकिन उसके बाद तुम उन्हें एक्सेस नहीं कर पाओगे, तो प्लीज डाउनलोड इट, ठीक है। जब तुम्हारी क्लासेस खत्म होंगी उसके बाद सिर्फ उसके अगले हफ्ते तक ही तुम्हारे पास इसका एक्सेस होगा, ओके। So I'm giving you a minute, screenshot it, write it, कुछ भी करो basically. Okay. So I'm gonna end this session, मतलब not end this session, obviously, but who is it? Yes. So you can put in the questions now. Okay. In our first unit, we have 4 narrations. So, for example, we have to read all of them. See, you can read all of them. At least तुम्हें उसकी summaries पता होना चाहिए चारों की चारों चीजों की, ठीक है। तो तुम्हें उनकी summaries पता होंगी तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा easy रहेगा, ठीक है। तो at least पता होना चाहिए कि ठीक है तुमने क्या क्या किया है, okay. मैंने ग्रुप क्रिएट नहीं किया, आई हैव अपलोडेड ऑल द मटेरियल ऑन दैट गूगल ड्राइव, जिसका लिंक मैं शेयर कर रही हूँ तुमसे, ठीक है। प्राइवेट हाउ डू आई पब्लिश इट, ठीक है, यू कैन सी इन योर
लिंक नहीं लिया हो तो मैं अभी क्लास के जस्ट पहले मतलब खत्म होने से पहले अगेन आई विल जस्ट अपलोड, मतलब दिखा दूंगी तुम्हें वो स्लाइड फिर से। मैम इंग्लिश की बेस पर लेना है। See, you have no books. आपके पास जितना मटेरियल है, आई एम अपलोडिंग इट। जो जो तुम्हें जिस जिस मटेरियल की जरूरत पड़ेगी वो सब मैं अपलोड कर रही हूँ, ठीक है? ओके। चैप्टर्स के नाम आपको फर्स्ट स्लाइड के अंदर मिल जाएंगे। आई कैन नॉट रिपीट इट अगेन एंड अगेन, बट यस, आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज टू लिटरेचर उसके अंदर 5 यूनिट्स है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट लाइफ नरेटिव्स, वी विल टॉकिंग अबाउट पोइट्री, वी विल टॉकिंग अबाउट ड्रामा, ठीक है? इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यस, जिसके अंदर से लाइफ नरेटिव्स इज फिनिश्ड, आपका ऑफिशियली यूनिट 1 खत्म हो चुका है यहाँ पे। थीसिस स्टेटमेंट होती है बेसिकली आपकी ओके वेट, यस, सो थीसिस स्टेटमेंट आपकी होती है कि आप जब एक रिसर्च लिखते हो या जब आप एक एकेडमिक पेपर लिखते हो तो वो आपकी थीसिस होती है, आपका प्रॉब्लम, ठीक है, जिसके ऊपर आप लिखना चाहते हो, ठीक है? दैट इज योर थीसिस स्टेटमेंट, कि आप क्या किस चीज के बारे में बात करना चाहते हो। और एसओपीज मोस्टली हम तब लिखते हैं जब हमें कहीं पे रिसर्च के लिए अप्लाई करना होता है, तो हम अपने रिसर्च इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं कि हम क्यों ये टॉपिक चूज कर रहे हैं, हम क्यों इस चीज के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है? दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर क्लास, अगर किसी को अभी तक नहीं पता चला हो तो okay, okay, if you do not have access to the syllabus of this English language, okay, CV का full form, see I have already told that, and मेरे notes तुम्हें उस link पे मिल जाएंगे। Which types of questions, basically तुम्हारे common information, जो तुम्हारी knowledge है, जो तुमने इन क्लासेस के अंदर पढ़ा है, जो तुमने अपने यूनिट्स के हिसाब से पढ़ा है, वही चीजें तुम्हारे पेपर के अंदर आएंगी, उससे बाहर से तो कुछ आ नहीं सकता। दैट इज वेरी वेल, ठीक है, मतलब वो ऑब्वियस है। तो इन्हीं चीजों के अंदर से क्वेश्चंस आएंगे कि लाइफ नरेटिव्स क्या होते हैं, सो दैट यू हैव जर्नल नॉलेज की, ठीक है, लाइफ नरेटिव्स ये चीजें होती है एंड उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, एंड वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एंड यू कैन गिव एग्जांपल्स फ्रॉम योर सजेस्टेड रीडिंग्स, ठीक है? मम्मी इसलिए बाबा पूछ रही थी नमक डलाना है कि नहीं डलाना। Okay, Deepika, you have asked some question, but I am unable to understand it. So please एक बार ढंग से पूछ लो उससे। Ten years is, I don't know. जो डीओ का मटेरियल है एंड द मटेरियल व्हिच आई एम शेयरिंग विद यू, इट इज इनफ फॉर दिस सब्जेक्ट, ठीक है? इतना ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है ये सब्जेक्ट। यू ओनली हैव टू रीड एंड टॉक अबाउट नरेटिव्स, ठीक है, और पोएम्स और ड्रामास। तो इनके इन चीजों के बारे में चाहिए कि व्हाट should you expect basically, ठीक है? तुम्हारा फर्स्ट यूनिट which is understanding life narratives, तो उससे समझ आना चाहिए कि ठीक है, we would be talking about life narratives, कि life narratives क्या होते हैं, ठीक है? कितने तरीके के होते हैं, कैसे लिखते हैं, वो सारी चीजें आती हैं। इसलिए मैंने तुम्हें वो सारी चीजें बताई हैं कि हम कैसे भी लिखते हैं, मैंने वो भी बताया, ठीक है? आर्टिकल के अंदर मोस्टली यू मतलब वर्ड लिमिट एज सच कुछ होती नहीं है। ऑब्वियसली अगर वो क्वेश्चन के अंदर दे रखी है कि यस दिस इज द वर्ड लिमिट, तो तुम कर सकते हो, ठीक है? एंड प्लीज डोंट वरी अबाउट एग्जाम्स कब से स्टार्ट होंगे, पहले तुम अपना पढ़ाई कर लो प्लीज, उसके बाद एग्जाम्स का सोचना। ठीक है, तुम्हें बुक्स की टेंशन हो रही है तो मैं तुम्हें जस्ट मिनट
तो मैं सिलेबस शेयर कर रही हूँ तुम लोगों के साथ, ठीक है, सो दैट यू कैन लुक एट इट. Yes, so this is your, not this, I'm sorry. This is your particular syllabus. ठीक है, तुम्हारे 5 यूनिट हैं जहाँ पे you learn about understanding life narratives, you will explore the genre of poetry, you will explore the genre of drama and fiction, जब हमने बात करी थी जिसके अंदर हम नोवेला के बारे में बात करेंगे कि नोवेला क्या होती है, नॉवेल्स नहीं नोवेला, ठीक है. And then in unit 5 we will be learning about academic essays, papers for the classroom, कि हम academic essays के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. I hope it is clear. अगर नहीं पता तुम्हें syllabus तो this is your whole syllabus for English language through literature. अगर subject भी नहीं पता तो this is the name of the subject, English language through literature, English MIL, subject of BCom, third semester. ठीक है. And I literally hope that it's clear now. Okay, और कोई questions related to the unit, अगर कोई question है तो वो पूछो अभी, because तुम्हें फिर बाद में time नहीं मिलेगा. Next we will skip to another units, ठीक है, and you will not get time कि तुम उस पहली unit के जो questions हैं वो clear कर पाओ. तो ट्यूशन के लिए घर पे छोड़ रहा, जल्दी भाग के लेके बहुत जल्दी जाओ. There is no poem name. पोएम है कौन सी जो मैं पोएम नेम में तुम्हें एक्सप्लेन करूं? डू यू नॉट नो योर यूनिट 1 भी कैसे करना है हमें? See, these are your suggested readings, 4 suggested readings जो तुम्हारे उसके अंदर हैं, यूनिट 1 के अंदर है जो, ठीक है. तो ये इम्पोर्टेंट है तुम्हारे यूनिट के अंदर, जहाँ पे तुम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में बात करते हो, सीवी रिज्यूमे, जर्नल्स, बायोग्राफीज, नरेटिव्स, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ते हो, ठीक है. सो दीज आर योर सजेस्टेड रीडिंग्स. मैं पता नहीं क्यों तुम्हें अभी भी सिलेबस ही समझा रही हूँ, बट अब तुम पूछ रहे हो तो मैंने बता दिया है. बट यस, प्लीज आस्क द रेलेवेंट क्वेश्चंस, वरना तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा. टाइम नहीं मिलेगा तो और दिक्कत आएगी. ओके, मैं ये होमवर्क इसलिए नहीं कर ऐसे एन आर्टिकल सबसे पहले ये काम करने के लिए बुक निकाली थी ना. अभी सिर्फ हमने फर्स्ट यूनिट किया है. आपकी क्लासेस आपने सिर्फ जो भी है निखिल कुमार, राइट? सो हमने सिर्फ अभी आज फर्स्ट यूनिट कंप्लीट किया है. सिर्फ आपकी ये सेकंड क्लास ही है एक्चुअली आपके इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर की. फर्स्ट क्लास अगर आपकी मिस हो गई है तो इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स थोड़े टाइम में अवेलेबल होंगे एज वेल ये चैनल पे, ठीक है, एंड साइट पे भी. सो यू कैन डू दैट. एंड अभिषेक सिंह नेगी, एसे एंड आर्टिकल में डिफरेंस एज आई ऑलरेडी सेड आर्टिकल जो है, ठीक है, please do not text me in between the classes, okay? Just don't do that. It is very distracting. So ऐसे एन आर्टिकल में डिफरेंस, बेसिकली आर्टिकल जो होता है, हम आर्टिकल बहुत ही वास्ट होता है. हम आर्टिकल के अंदर बहुत सारी चीजों के ऊपर हम आर्टिकल्स लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर हम आर्टिकल्स लिख सकते हैं. ऐसे जो होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है, हम उस स्पेसिफिक जगह से नहीं जा सकते, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम पॉल्यूशन के ऊपर लिख रहे हैं तो पॉल्यूशन के ऊपर हम आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है. या अगर पॉल्यूशन के ऊपर हम ऐसे भी लिख रहे हैं तो हम बहुत ही स्पेसिफिक पॉल्यूशन चूज करेंगे जिसके ऊपर हमें लिखना है. तो हमारा रिसर्च एरिया या राइटिंग एरिया बहुत छोटा होता है ऐसे के अंदर, आर्टिकल में बहुत वास्ट हो जाता है, ठीक है. दैट इज द मेन डिफरेंस. संस्कृत में Okay, I just explained it. Essay and article के अंदर difference. I just explained it. और कोई problem है? Okay. How can you miss your 6th and 9th? Okay, your English language through literature classes जो मैं ले रही हूँ basically, that has started from 9th November. तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड ओवर इट,
ठीक है. एंड इट इज नो प्रॉब्लम अगर तुमने क्लासेस मिस भी करी हैं तो एटलीस्ट यू कैन हैव एक्सेस टू दैट मटेरियल जो जो हमने उन क्लासेस के अंदर किया है. इट इज अ वेरी डिटेल्ड मटेरियल, तो तुम्हें समझ भी आ जाएगा आसानी से कि हम क्या कर रहे हैं. एंड अगर यूनिट 1 विच इज अंडरस्टैंडिंग द लाइफ नरेटिव्स उसमें से कोई दिक्कत है तो अभी क्वेश्चंस पूछ लो प्लीज. प्लीज पूछ लो. I am just writing down the link तुम्हारे लिए. ठीक है. ताकि तुम्हारे लिए इजी हो जाए. Okay, so I guess you can see the access link मैंने शेयर किया है तुम्हारे साथ. ठीक है. In an announcement form I guess. So तुम उस लिंक को क्लिक कर सकते हो, देख सकते हो एंड अपने पास रख सकते हो. प्लीज उसे अपने पास रखना. And again telling you, download all the material. You will not have access to it after your classes end with me. ठीक है. उसके बाद तुम्हारे पास एक्सेस नहीं होगा इस मटेरियल का. तो हमें जो भी रेलेवेंट मटेरियल्स है वो सब चाहिए, मतलब वो सब उधर मिल जाएंगे. सी ऐसे का कोई डेफिनेशन नहीं होता. ठीक है. एसेज इज जस्ट शॉर्ट, मतलब राइटिंग्स, शॉर्ट नरेटिव्स जो तुम किसी स्पेसिफिक बेसिकली तुम्हें वर्ड जो है वो उसके अंदर यूज करना है कि तुम स्पेसिफिक टॉपिक्स पे लिखते हो. आई डोंट नो व्हाई यू आर if you have studied English till 12th class I guess, then you will be choosing English language through literature जो तुम्हारा second part है. It is very easy. अब तुम second year में आ चुके हो तो you should be aware of all these things कि तुम्हें subjects कैसे choose करने हैं. Okay? CV का full form is curriculum vitae, VIATE. CV and resume में main difference basically क्या होता है कि सीवी जो होता है करिकुलम वाइटे वो आप अपने पूरा एकेडमिक लाइफ उसके अंदर लिखते हो. एकेडमिक लाइफ के साथ साथ आप उसके अंदर अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी हॉबीज, ये सारी चीजें लिखते हो. ऑन द अदर हैंड रिज्यूमे जो होता है वो बहुत ही जॉब स्पेसिफिक होता है. इफ यू फॉर एग्जांपल इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एन आईटी जॉब या इफ यू आर अप्लाइंग फॉर फाइनेंस जॉब, ठीक है, अगर आप फाइनेंस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप उधर किसको, मतलब उस रेज्यूमे के अंदर आप उसी चीज के स्पेसिफिक फाइनेंशियल वाली अपनी एक्सपीरियंसेस लिखोगे कि हाँ ठीक है हमने ये चीजें फाइनेंस के अंदर करी हैं या ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. ठीक है. I have published the link. Please look at that link. I guess some of you have had taken a look at that thing. ठीक है. तो प्लीज उस लिंक को एक्सेस करिए फॉर द मटेरियल. इट हैज ऑलरेडी बीन अपलोडेड. यूनिट फर्स्ट का मटेरियल पूरा का पूरा अपलोड हो चुका है. वहाँ पे टेक्स्ट भी है. वहाँ पे एक मैंने पिक्चर के अंदर भी तुम्हारे कमला दास की जो स्टोरी का एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, वो भी वहाँ पे डाला हुआ है. स्टीव जॉब्स की बुक इज अवेलेबल देयर जहाँ से तुम उसे रीड कर सकते हो. ठीक है. वो सब मैंने लिख रखा है तो प्लीज डू दैट. ओके. एंड सिर्फ 5 मिनट बचे हैं तो प्लीज आस्क एनी ऑफ अदर क्वेश्चंस. ठीक है. ओके. फिर से एंड इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद द लिंक मैं एक बार तुम्हें दिखाई देती हूँ. इट्स ओके. यस. सो दिस इज द लिंक. अगेन मैं बता रही हूँ तुम्हें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, शेयर विद योर फ्रेंड्स. यहाँ पे तुम्हें सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे. ठीक है. जस्ट ओपनिंग इट फॉर 20 सेकेंड्स. इससे ज्यादा नहीं कर सकती मैं अभी. Okay. So is it clear whatever you asked for?
नोट्स नहीं, आपका अगर फ्लुएंसी का सब्जेक्ट है तो यू आर इन द रॉन्ग क्लास. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, ठीक है. एंड नोट्स आर अवेलेबल ऑन दैट लिंक. अगर आप उसे ढंग से खोलोगे तो आपको दिख जाएंगे, यू विल बी एबल टू व्यू इट, ठीक है. Memoir versus biography versus autobiography. Now you're talking. Okay. Let me just give you the access. ठीक है. So हमने memoir autobiographies के बारे में slide where I explain biography, autobiography and a memoir. Biography जो होती है, it is a very मतलब बायोग्राफी जो होती है वो एक इंसान के ऊपर लिखी जाती है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव स्टीव जॉब्स विच इज अ बायोग्राफी रिटन बाय वॉल्टर आइसन, ठीक है. तो इट्स अ बायोग्राफी, इट इज एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समवन एल्स, ठीक है. ऑटोबायोग्राफी इज एन अकाउंट ऑफ वंस ओन लाइफ, ठीक है. हम खुद की मतलब खुद ही उसे लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल कमला दास माई स्टोरी, ठीक है. इट इज एन ऑटोबायोग्राफी, वो कमला दास ने खुद लिखी है, अपनी स्टोरी खुद बताई है. ऑन द अदर हैंड मेमोर्स जो होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं. दे आर स्मॉलर देन ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज. दे आर पर्सनल अकाउंट्स, नो डाउट, ठीक है. बट इट इज ओनली फॉर दो स्पेसिफिक टाइम्स और एक्सपीरियंसेस. मेमोर्स के लिए मैंने तुम्हें एग्जाम्पल बताया था, यू मस्ट बी फॉलो every मतलब mostly students will be following which is the recent memoir जो तुम्हारे पास आ भी रही हो, which is प्रियंका चोपड़ा's memoir, ठीक है. तो that is a personal account और specific time and experience, उसके अंदर specific times के बारे में बात करी जाती है, ठीक है. बायोग्राफी जो होती है वो थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखती है क्योंकि कोई और लिख रहा है किसी और की लाइफ पे. ऑटोबायोग्राफी इज फर्स्ट पर्सन, मेमोर इज फर्स्ट पर्सन, ठीक है. तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मेमोर, ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफीज, ठीक है. Okay. All right, out. Nikki Kumar, I cannot understand the term which you are writing. What means what? Fictional and non-fictional. नॉन फिक्शन होते हैं जो हमारे ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी होते हैं जो रियल लाइफ के ऊपर होते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज, ठीक है. जर्नलिज्म आर्टिकल्स, लाइफ नरेटिव्स, दैट इज नॉन फिक्शन. या हम कुछ साइंटिफिक आर्टिकल्स जो होते हैं वो नॉन फिक्शन है, वो रियल लाइफ के ऊपर है, रियल एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर वो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, दैट इज नॉन फिक्शन, ठीक है. पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि किस इंसान ने लिखा है, नरेटर कौन है. मैंने ये क्लास के आज स्टार्टिंग में ही बताया था पॉइंट ऑफ व्यू. प्लीज गो बैक, गो थ्रू द स्लाइड्स फर्स्ट. मैंने बहुत ही 2 दिन लगाए हैं इस छोटी सी टर्म पे, विच इज द पॉइंट ऑफ व्यू, विच इज कि नरेटर कौन है उस नरेशन का, उस स्टोरी को सुनाने वाला नरेटर कौन है. इज इट अ फर्स्ट पर्सन नरेटर यानी कि वो आई वी वगैरह यूज कर रहा है, इज इट अ सेकंड पर्सन जहाँ पे यू योर्स यूज कर रहा है, और द थर्ड पर्सन जहाँ पे दे देम यूज कर रहे हैं, ठीक है. मैं लिंक क्यों डिलीट करूंगी. देयर this you can find the link in the published section, students are finding it. I don't know how it is difficult for you guys. In the public section of the question and answers वाले point पे तुम्हें link दिख जाएगा, it is not deleted. Okay, your class will be over in 2 minutes. Okay, so और कोई questions हैं तो बता दो, and अगर link नहीं भी available है तो अपने friends से पूछ लो. There must be a problem with your net then if the link is not opening, but it is opening obviously. It is not deleted, it cannot be deleted like that. So एक बारी देख लो and I will just cross check it कि मैंने yeah, it's in it.
Okay, I guess that is it then. In the next class we will be doing our unit 3, ठीक है, जो which is understanding poetry and drama. मतलब basically अब हम units ऐसे कैसे start करने शुरू कर देंगे. Let me just tell you कि हम कौन सी unit कर रहे हैं. हाँ, we will do unit 3 in the next class, ठीक है. तो उसके ऊपर भी थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, so do that. मतलब at least try to learn something about poetry ताकि तुम कर सको. 13th को तुम्हारी नेक्स्ट क्लास है, ठीक है. स्टडी मटेरियल जो है तुम्हारा यूनिट्स का वो मैंने वैसे उस लिंक पे भी अपलोड कर रखा है, बट इट इज अवेलेबल ऑन SOL वेबसाइट, ठीक है. तो प्लीज जाके उधर देखो, SOL की वेबसाइट खोलो, यू वुड बी एबल टू एक्सेस ऑल द मटेरियल, ठीक है. See, being a fresher, you cannot write your resume because it is not job oriented. You can write your CV जहाँ पे तुम अपने education वाली चीजें लिख सकते हो, मतलब education qualifications लिख सकते हो. तुमने 12th तक अगर कोई या basically you are not fresher anymore, you are in second year. So तुमने फर्स्ट ईयर के अंदर कौन कौन से एक्स्ट्रा करिकुलर्स करे हैं, कहीं पे इंटर्नशिप करी है, कहीं पे वॉलंटियर किया है, किसी सोसाइटी के अंदर वर्क किया है, तो those are the things which you write in your resume or in your CV, ठीक है. So I guess that's it, ठीक है. Your class is over, so I'll meet you on 13th, ठीक है. We'll be doing third unit.